लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ा था और मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से डिराइव भी करवाया था आपको दोनों मेथड से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों मेथड से, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से मैंने वैल्यू निकलवा दी थी, उसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब मालूम चल गई थी तो दोनों को ऐड कर लिया था और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ तक हो गया था। अरे बोलो, इसको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रूट का नाम दिया था और मैंने ये भी बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रूट सबका निकलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रूट इसलिए सबका निकलता है क्योंकि वो डी पर डिपेंड नहीं करता है। अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में डी है ही नहीं, वहाँ है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसको प्रोडक्ट ऑफ रूट कह रहे हैं उसके फॉर्मूले में है सी बाई ए। यही तो फॉर्मूला था ना। अरे बोलो, दोनों को जब ऐड किया तो फॉर्मूला आया माइनस बी बाई ए, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला आया सी बाई। क्या इन्हीं दोनों को हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रूट कहा था? और हम जानते हैं कि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये होता है, जहां a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, यानी डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होगा। b हो सकता है ज़ीरो हो जाए, हो सकता है, तो ठीक है भाई, b को वैल्यू ज़ीरो करोगे तो सम ऑफ रूट की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अगर c आपका ज़ीरो हो गया तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो, चूंकि ज़ीरो बाई a करोगे ज़ीरो आएगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका ज़ीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर आपका कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक में नीचे तो a है ना, तो a तो नॉन ज़ीरो होगा ही। ऊपर वैल्यू अगर b की पता है तो रख दो, चाहे ज़ीरो हो चाहे पॉजिटिव में निगेटिव में जो भी हो रख दो, c की वैल्यू रख दो, तो सम आपका हमेशा निकलेगा, सम आपका हमेशा निकलेगा। हाँ, इंडिविजुअल अल्फ़ा के साथ दिक्कत ये है कि अगर इंडिविजुअल रूट की बात करें, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, यहाँ पर माइनस बी के बाद डिवाइड में 2a है, यहाँ पर भी 2a, लेकिन दिक्कत क्या है, इस माइनस बी के साथ यहाँ प्लस में रूट d लगा है और यहाँ माइनस में रूट। जब तक d की वैल्यू ये रूट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए अल्फ़ा डिपेंड कर रहा है d पर और बीटा डिपेंड कर रहा है d पर। d है डिस्क्रिमिनेंट नेचर, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ा चुके थे, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी भी सबका निकलता है, याद रखोगे, चूंकि बी और ac तो सबका होता ही है, तो डी सबका निकलता है। अल्फ़ा प्लस बीटा सबका निकलता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सबका निकलता है। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई, डी की वैल्यू पॉजिटिव या ज़ीरो हो गई तो अल्फ़ा भी निकलेगा बीटा भी निकलेगा, इसको रियल रूट्स कहेंगे। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो अल्फ़ा बीटा खाली नहीं निकलेगा, अनरियल रूट्स, बाकी डी तो निकल ही गया भाई निगेटिव, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाएगा। आपने पूछा नहीं, पूछना चाहिए था, क्या नहीं पूछा आपने? कॉम्बिनेशन ऑफ रूट में आपने ऐड और प्रोडक्ट ही क्यों किया सर? ठीक है, दो रूट हैं, एक का नाम अल्फ़ा एक का नाम बीटा, आप कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन में आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, एडिशन भी एक कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप डिवाइड नहीं कर सकते? क्या आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? दोनों को जोड़ेंगे ही क्यों? दोनों घटा नहीं सकते हैं, कॉम्बिनेशन है तो बनाना है। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करें? दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं भाई, यही चार काम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो दो चीजें हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो, दोनों को भागा दे दो। तो कॉम्बिनेशन के नाम पर मैंने दो चीज पढ़ाई है, एडिशन एंड प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या दो और जो मैंने नाम लिया कि दो रूट का डिफरेंस भी तो हो सकता है, ये तो सम ऑफ रूट्स है, डिफरेंस ऑफ रूट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो क्या अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा नहीं हो सकता? हाँ ना बोलना भाई जल्दी से, होगा नहीं होगा?
अच्छा, आप मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल के बता सकते हैं? अल्फ़ा माइनस बीटा पता भी तो चले। अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ, मुझे भी तो पता चले कि बकरीद में पढ़े हो कि खाली गोश्त खाए हो। पता चलना चाहिए ना भाई, पढ़ाई वढ़ाई हुआ है या सिर्फ गोश्त चला है। जिस तरीके से मैंने सम ऑफ रूट निकाला था, क्या आप डिफरेंस ऑफ रूट निकालेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट के बाद जवाब दीजिए। रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए, दो लोगों का जवाब आ रहा है अंडर रूट डी बाई ए। अच्छा, जिन्होंने अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया है वो बीटा माइनस अल्फा निकाले, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको हमेशा अल्फा में से ही बीटा माइनस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड में लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ रूट, तो आप तो बीटा माइनस अल्फा भी कर सकते थे ना। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम? जो लोग अल्फा माइनस बीटा निकाल चुके हैं वो बीटा माइनस अल्फा निकालें, क्योंकि एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अल्फा में बीटा जोड़ो या बीटा में अल्फा जोड़ो, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा इंटू बीटा करो या बीटा इंटू अल्फा करो। लेकिन डिफरेंस में तो है बेटा, अल्फा में से बीटा घटाओ और फिर बीटा में से अल्फा घटाओ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा मैं भी निकाल देता हूँ, जिन्होंने निकाला है वो बाद में देख लेंगे, पहले आप लोग बनाइए बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा का माइनस ये फार्मूला है हमारे पास बीटा का। क्या आ गया? माइनस रूट डी बाई ए। निकाले हो? कैसे ही बोल रहे हो? तब तुम बेवकूफ़ हो। जिन्होंने भी निकाला है मेरी नज़र में वो सब गधे हैं और गधियां हैं। मैं बताऊंगा क्यों, मैं वो बताऊंगा, इसलिए तो मैथमेटिक्स लॉजिक का नाम है। नहीं बताते डायरेक्ट, मतलब नहीं निकालते डायरेक्ट बता देते तो समझते कि थोड़ा सा होशियार है, मैथमेटिक्स आती है। देखिए 2a कैल्शियम 2a है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। यहाँ माइनस माइनस मिलाकर क्या ये प्लस बी हो गया, माइनस माइनस मिलाकर क्या ये प्लस अंडर रूट डी हो गया। यही बात थी। खैर प्लस है तो इसलिए ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। ये तो बड़ा आसान है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है रख दो, बीटा की वैल्यू पता है रख दो, उसके बाद क्या दिक्कत है, ये कट जाएगा। रूट डी क्या ये 2 रूट डी हो गए, डिवाइड बाई 2a हो गए, 2 कट गया, अंडर रूट डी बाई ए। ढक्कन हो तुम, कहा हो, बोलो ना ढक्कन है सर। हमको ये बात बचपन से पता है कि जब जो चीज़ों को हम माइनस करते हैं और रिज़ल्ट अगर उल्टा करते हैं तो वैल्यू वही रहता है, साइन उल्टा हो जाता है।
ये बेसिक मैथमेटिक्स है। जब मुझे एक वैल्यू निकल कर आ गया, हमने निकाल लिया, तो अब दूसरा निकालना है। वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज कर दे, कुछ भी उठा ले अपने मन से। मेरा एक रूट है 100, दूसरा रूट है 40, दोनों का डिफरेंस कर। 100 में से 40 जाएगा 60, प्लस में आया। अब 40 में से 100 जाएगा तब भी आवेगा 60, बस साइन माइनस का होगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। जब दो चीजों को घटा रहे हैं और एक आंसर आ गया है, तो उल्टा करके घटाओगे तो वो साइन चेंज होगा। तो अगर अल्फा माइनस बीटा आपने रूट डी बाई ए किया है, तो बीटा माइनस अल्फा बिना सोच समझ के डायरेक्ट बोल सकते थे भाई। निकालिएगा तब भी यही आएगा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने निकाला उनका आया है। आप भी जिस तरीके से मैंने अल्फा माइनस बीटा निकाला है, वैसे ही आप बीटा माइनस अल्फा निकाल सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ डाटा दे दिया था आपको समझाने के लिए। घर पर आप खुद भी अपने मन से डाटा मान सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू इतनी, बीटा की वैल्यू इतनी, को घटा दिया, फिर एक बार बीटा में से अल्फा घटा दिया, देखेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा। तो हमने भी यहाँ साइन चेंज किया, फॉर्मूला सेम रखा। सम के साथ क्या हो रहा है, सम के साथ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अल्फा प्लस बीटा करो या बीटा प्लस अल्फा करो, दोनों को हम लोग कहेंगे सम ऑफ रूट, और दोनों का आंसर आवेगा माइनस बी बाई। तुम अल्फा इंटू बीटा कहो या बीटा इंटू अल्फा कहो, दोनों को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, और दोनों का आंसर आवेगा सी बाई। ये सब बात तो हो गई है। लेकिन जब आप डिफरेंस बोल रहे हैं ना, तो फिर पूछना पड़ेगा सर से कि सर अल्फा माइनस बीटा करें, बीटा माइनस अल्फा करें। चलिए, अगर आप कुछ नहीं कह रहे हैं तब तो फिर मैं दोनों करूंगा, फिर तो मैं दोनों करूंगा। तो जब मैं दोनों करूंगा तो मैं सीधे लिख दूंगा डिफरेंस ऑफ रूट। क्या लिखूंगा मैं, अरे बोलो, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या लिखूंगा मैं, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ए। अब चाहे अल्फा माइनस बीटा हो जाए, बीटा माइनस अल्फा हो, यार पता थोड़े, लैंग्वेज लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट। बोलो, तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या हो गया, रूट डी बाई ए। रूट डी, रूट से पहले प्लस माइनस होता ही है। रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए। बोलना हाँ ना, इतनी बात समझ आ गई। ये तो निकाल के बताया ना। इसको कॉम्बिनेशन नहीं कह रहा हूं मैं। क्यों नहीं कह रहा हूं, क्यों नहीं कह रहा हूं, अब बताना भाई क्यों नहीं कह रहा हूं। क्योंकि डी आ गया, सबके लिए ना निकलेगा, सिर्फ रियल रूट्स का डिफरेंस निकलेगा। कॉम्बिनेशन उसको कह रहे थे जो सबके लिए निकल रहा था, जो डी पे डिपेंड ना कर रहा था। तो दिस इज कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन, दिस इज कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है डी से, मतलब सबके लिए निकलेगा। डिफरेंस में क्या दिक्कत आया, डी आ गया, ठीक है। ए तो नीचे है, नॉट जीरो, ठीक है, लेकिन ऊपर आ गया डी, और डी है रूट के अंदर। रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ ही सॉल्व होती है, निगेटिव चीज़ सॉल्व ही नहीं होती है। तो जब तक न्यूमरेटर सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा। जब फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा तो ये डिफरेंस की वैल्यू नहीं आवेगी। तो डिफरेंस ऑफ रूट किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स के लिए, जिसकी अल्फा होती हो, जिसकी बीटा होती हो, क्योंकि उसी का डी निकल कर आवेगा जो सॉल्व होगा। इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन के लिस्ट से बाहर रखा गया। इसलिए कॉम्बिनेशन के नाम पर आपको दो ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एडिशन एंड प्रोडक्ट। एडिशन एंड प्रोडक्ट, ये लॉजिक समझ में आया। डिफरेंस हालांकि हम निकाल लिया, निकालना हमको आता है, लेकिन ये बातें समझ में आ रही हैं कि हम क्यों इसको कॉम्बिनेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या हमें नहीं पढ़ना है। किताब उलट कर देखना, कॉम्बिनेशन में हमेशा दो ही बात कहेगा, मगर वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसने डिफरेंस को क्यों नहीं लिया, और डिफरेंस को लेता तो क्या आता। तो आपके पास सारे जवाब होने चाहिए कि सर डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। डिफरेंस की वैल्यू देखिए, रूट डी बाई ए आएगा, रूट डी से पहले प्लस माइनस होता ही है। अगर डी हम सॉल्व कर पाए तो करके लिख देंगे डिफरेंस ऑफ रूट। हाँ, कॉम्बिनेशन में इसलिए नहीं लिखा गया, कॉम्बिनेशन सबका निकाला जाता है सर, और डिफरेंस जो है ना उसमें चूंकि डी आ गया है, यानी डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो डिपेंड कर रहा है नेचर पे, और जब नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ रियल के लिए एग्जिस्ट करेगा, अनरियल के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल अल्फा, इंडिविजुअल बीटा और डिफरेंस सिर्फ रियल के लिए निकालते हैं, कॉम्बिनेशन सबके लिए।
क्या इतनी बातें समझ में आई? गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। रेशियो किसने निकाला? अल्फा बाई बीटा। भाई एक कॉम्बिनेशन तो अब लास्ट वाला यही बचा हुआ है ना। दो रूट को हमने जोड़ कर देख लिया, गुना करके देख लिया, घटा कर देख लिया, तो यार भागा भी दे सकते हो क्या? बोलो हाँ ना बोलो। दे सकते हो नहीं दे सकते हो? दे सकते हो। अल्फा बाई बीटा कुछ सॉल्व हो पा रहा है तुमसे? दे तो रहे हो, कुछ सॉल्व हो पा रहा है? अरे दे तो रहे हो, चलो कैसे दे रहे हो भाई बताओ। अल्फा बाई बीटा, अल्फा की वैल्यू बाई, नहीं लिखा, नहीं समझ पाए ना? समझ गए ना? क्योंकि नीचे भी 2a था 2a था। हाँ तुम लिख के भी काट दो, कोई फ़र्क ना पड़ता, आएगा यही। ये तुम बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे तो यहीं पर आकर रुक जाओगे मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ा पा रहे हो? बढ़ा सकते हो, अलबत्ता ना बढ़ाना चाहो तो मर्ज़ी तुम्हारी। लेकिन क्या हुआ कि यार इसमें भी मुझे दिख रहा है कि ऊपर भी नीचे भी डी आ गया है। जब तक डी सॉल्व ना होगा कहाँ से निकलेगा? बहुत ज़्यादा दिमाग लगावेंगे तो कुछ लोग कहेंगे सर जब आपने डिफरेंस लिया था तो अल्फ़ा माइनस बीटा किया था और बीटा माइनस अल्फ़ा भी किया था। वैसे ही जब डिवाइड कर रहे हैं तो अल्फ़ा बाई बीटा भी कह सकते हैं या बीटा बाई अल्फ़ा भी कह सकते हैं। यानी दोनों बातें होंगी, डिवाइड में और डिफरेंस दोनों में दो दो बातें होंगी। बड़ा अच्छा है। डी से दोनों, डी से डिफरेंस, डी से डिवीज़न। समझ में आ रही बात? मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट और एडिशन में एक ही काम होता है, दोनों को जोड़ दे भाई। चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, बतवा एक के। अल्फ़ा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फ़ा, बतवा एक के। कहाँ है? माइनस बी बाई ए सी बाई ए सबका निकलेगा। इसमें कहाँ आ रहा है? डी। अब बता क्या करेंगे? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी माइनस बी प्लस अंडर रूट, अरे यही तो है भाई, बी की जगह बीटा बाई अल्फ़ा। अब मैं एक बात जो बोल रहा था वो सुनो, क्या है, क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसे ही सोच रहा हूँ बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि निकलेगा नहीं, बात सही है, क्योंकि डी पे डिपेंड कर रहा है, और डी पे डिपेंड कर रहा है तो ये निकल सकता है कब? जब रियल रूट्स हो। रियल रूट्स के लिए है, रियल रूट्स के लिए है, इसीलिए तो इसको कॉम्बिनेशन में कंसीडर नहीं किया गया। कॉम्बिनेशन में उसको कंसीडर किया गया जो सबके लिए निकले। तो कॉम्बिनेशन में बस दो ही चीज़ें हैं, एडिशन एंड प्रोडक्ट। बाकी सब चीज़ें डिफरेंस ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो डी पे डिपेंड कर रहा है भाई, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ रियल के लिए निकाल सकते हैं, रियल के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल के लिए अल्फ़ा पता हो जाएगा, बीटा पता हो जाएगा, अल्फ़ा बाई बीटा निकाल लीजिए। फॉर्मूला ना भी याद है, अल्फ़ा बीटा तुम निकाल चुके हो, दोनों घटा दो। अल्फ़ा बीटा निकाल चुके हो, दोनों को डिवाइड कर दो, मर्जी है, क्योंकि सबके लिए तो निकलता नहीं है, सिर्फ रियल के लिए निकलता है। हाँ इसको मैं आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कुछ कि क्या हम इसको आगे अगले स्टेप पे बढ़ा सकते हैं? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पूछना चाह रहा हूँ मैं कि कभी तुमको अगर ऐसा रेशियो मिल जाए और कहें कि भैया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तक चलो, तो चल पाओगे? सब ढक्कन सब तुम लोग, कहा हो ढक्कन। हाँ तो बोलने में शर्म आ रही थी, रेशनलाइजेशन। अब दिमाग खुला, बिल्कुल रेशनलाइजेशन करेंगे। क्यों रेशनलाइजेशन करेंगे? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और हम क्यों क्या चाहते हैं? अरे क्या चाहते हैं? आज़ादी छोड़ के हम चाहते हैं कि डी से पहले रूट ख़त्म हो जाए, क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आती थी, रूट में होने की वजह से सॉल्व नहीं होती थी। अगर डी निगेटिव है लेकिन रूट ना हो सोच के देखना, तो भैया निगेटिव पॉजिटिव क्या फ़र्क पड़ता है? या अगर पॉजिटिव ही रूट ना होता, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव चीज़ सॉल्व नहीं होती है। खाली निगेटिव नंबर तो रह ही सकता है यार, खाली पॉजिटिव नंबर तो रह सकता है, ज़ीरो तो रह सकता है। तो इसका मतलब डी के पास अगर रूट है और हम चाहें कुछ ऐसा करना कि उसको गायब कर दें, तो रूट को गायब करने का एक तरीका है रेशनलाइजेशन। कौन सा तरीका है बोलना? और दूसरा तरीका है स्क्वायरिंग। दोनों तरीके से गायब होता है। दूसरा तरीका है, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे फिर तो कॉम्बिनेशन में भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग नहीं अपनाएंगे। वरना तो स्क्वायरिंग का मतलब बोथ साइड,
लेकिन रेशनलाइजेशन में बोथ साइड की जरूरत नहीं होती है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ऊपर नीचे गुना होता है, एक ही साइड में ऊपर नीचे, दोनों साइड की जरूरत नहीं है, सेम साइड ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। रेशनलाइजेशन हम कर सकते हैं यहाँ, क्यों रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, रूट का हटाने के लिए। तुरंत सवाल मेरे जहन में उठा कि डिफरेंस में जब अंडर रूट डी बाई ए आया था तो वहाँ रेशनलाइजेशन क्यों ना किया। एकदम सही बात है, वहाँ डिनोमिनेटर में नहीं। रेशनलाइजेशन का एक रूल ये भी है कि डिनोमिनेटर का रूट खत्म करना है, डिनोमिनेटर का रूट खत्म करना है आपको। और अभी हम सिर्फ रेशनलाइजेशन से इस बात पर नहीं निकल सकते हैं कि हमने रेशनलाइजेशन कर दिया तो ये सॉल्व ही हो गया। क्या पता डिनोमिनेटर का रूट न्यूमरेटर में चला गया हो, तो कहीं पर भी रूट रहे डी सॉल्व रियल के लिए ही होगा। तो रेशनलाइजेशन वहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ पर एक चॉइस था, इसलिए मैंने कहा इस स्टेप के बाद आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके। तो रूट से पहले यहाँ माइनस है, साइन चेंज कर दे, रूट से पहले माइनस है, साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके। जब दो साइन हो तो कोई एक साइन चेंज करेंगे, कोई एक साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर देख a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है भाई। या फिर माइनस बी से सबको मल्टीप्लाई, फिर प्लस डी से सबको मल्टीप्लाई, या फिर सिंपली लिखो इसका होल स्क्वायर। सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई हुई है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, यही ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशनलाइजेशन में हमेशा यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताया जाए इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे बोलो, माइनस 2ab। ध्यान से देख, क्योंकि ये प्लस माइनस है, दोनों माइनस होता तो प्लस आता, दोनों प्लस होता तो प्लस आता, ये तो होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। अच्छा नीचे क्या आ गया भाई, अब ये वैल्यू निकल रही है, डी निकल रहा भैया, डी जीरो भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना, डी निगेटिव भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व हो गया। डी पॉजिटिव भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट ड्यू टू दिस रीजन रेशनलाइजेशन करने के बाद नीचे तो मामला सॉल्व हो गया, ये तो वैल्यू हर बार निकल जाएगी आपकी, चाहे डी की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो। और किसी भी इक्वेशन के लिए यही तीन वैल्यू हो सकती है, या तो डी जीरो आवे, या निगेटिव आवे, या पॉजिटिव आवे। तो हमेशा किसी भी इक्वेशन के लिए इतना पार्ट सॉल्व हो जाएगा, जो पार्ट सॉल्व नहीं होगा वो ये है, और इसके सॉल्व ना होने की वजह से ये पूरा पार्ट सॉल्व नहीं होगा, न्यूमरेटर फ्रैक्शन सॉल्व नहीं। तो या तो शुरू में बोल दे देख कर कि रूट है भाई, नहीं होगा, या एक उम्मीद जगी थी कि यार नीचे का रूट ख़त्म किया जा सकता है रेशनलाइजेशन प्रोसेस से। तो अगर हमने ज़्यादा दिमाग लगाया और रेशनलाइजेशन तक चले भी गए तो रेशनलाइजेशन करने के बाद मुझे नीचे का तो रूट गायब होता हुआ दिखा, लेकिन ऊपर रूट आ गया, ऊपर का रूट गायब नहीं हुआ। ऊपर का रूट गायब नहीं हुआ तो इसका मतलब सॉल्व नहीं हुआ। तो आप मोटी मोटी बात इतनी जानिए कि जब कहीं भी क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रूट का, तो हम सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एडिशन एंड प्रोडक्ट। डिवाइड और डिफरेंस नहीं लेना है, क्योंकि डिवाइड और डिफरेंस में क्या हो रहा है, डी आ जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आता है? तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो बातें होंगी, एडिशन एंड प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें डी नहीं है और वो सबके लिए निकलता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात हो गई थी। बोला जाए कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड चूँकि हम पढ़ा रहे थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन हम करें कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड के दोनों तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा क्वेश्चन हम करें। कोई इक्वेशन आप मुझे दीजिए जो आपको बहुत भारी भरकम सा लग रहा हो, और मैं उसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के दोनों मेथड से करके दिखलाता हूँ। अब फिर आपको करना है सब, जहाँ जहाँ इक्वेशन देखना है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से करना है, और साथ में फॉर्मूले से भी करना है।
कोई एक इक्वेशन बताइए मुझे जल्दी से, क्वार्टिक होना चाहिए, जल्दी से बोल भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से करूंगा मैं। बोलना भाई जल्दी से। फोर एक्स स्क्वायर, आगे बोल। 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कितने मेथड से बना दे, कितने मेथड से बना दे? इसको तो हम बहुत मेथड से बना सकते हैं। चल देखते हैं, कंप्लीटिंग पे बाद में आएंगे क्योंकि मुझे पहले दिख गया आंसर। हम फैक्टराइजेशन मेथड सोचते हैं। क्या सोचते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? सुन, ए और सी को मल्टीप्लाई कर। ए और सी को कितना आया मल्टीप्लाई? अरे बोलना कितना आया? 4 × 3 12। 12 का एलसीएम लेंगे। आया नहीं आया? अब इनका हमें क्या करना है? मिडिल टर्म के बराबर करना है। मिडिल टर्म पे क्या लिख रहा है मुझे? रूट। रूट वाला क्वेश्चन मेरे लिए बड़ा आसान होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। हालांकि लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुझे रूट के क्वेश्चन के लिए। इसलिए मैंने रूट देखा, मैंने तुरंत बोला यार फैक्टराइजेशन से बना लेंगे। हालांकि वो सोच समझ के दिया है रूट के फैक्टराइजेशन से, उसको नहीं पता था कि हम बना सकते थे फैक्टराइजेशन से। उसने सोचा कि रूट वाला दे देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फंसेंगे इमरान सर। हमने लग गया सबसे आसान। कैसे? सुन, रूट में क्या दिख रहा है तेरे? क्या दिख रहा है रूट में तेरे? ये 3 है का? अरे ये 3 है का? क्या हम इस 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3? क्योंकि 2 बार √3 मल्टीप्लाई होगा तो अगर रूट में यहां 5 होता और यहां 5 होता तो 2 बार √5 लिख देते। हाँ ना बोलना। अब सुन, एक आ गया 2√3, दूसरा आ गया 2√3, दोनों मिलके हो गया 4√3। 2 ही पेयर तो बनाना है, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर जो नंबर आएंगे उसका जोड़ा बनाना है। तो मेरे पास आए थे 2, 2 और 3। इस 3 को ब्रेक करके मैंने √3 कर दिया, तो मेरे पास 4 नंबर हो गए, 2, 2, √3। तो मुझे √3 तो लेना ही लेना है। तो एक कॉम्बिनेशन बस यही बचा, दूसरा ये बचा। तो मिडिल टर्म से अगर बनता तो क्या बनता? 4x²। इसको हम लोग लिखेंगे 2√3 प्लस 2√3। सोच कितना आसान हो गया। अब देख, इसमें से तेरे कॉमन निकाले कोई इसमें से, और जो कॉमन निकालेंगे उतना ही कॉमन यहां से भी निकलेगा, एकदम तय बात है। यानी ब्रैकेट में जो लिखेंगे वही ब्रैकेट कंटिन्यू होना चाहिए, रिपीट। तो जरा बता, x कॉमन निकल सकता है और 2 कॉमन निकल सकता है। चल 2x कॉमन निकाल लिया, अब क्या बचा भाई? यहाँ से 2x कॉमन निकल गया तो बचा का 2x। अच्छा देख, 2 और x निकल गया तो क्या बचा? √3। अब इतना याद रखा कर कि जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा है आगे भी ब्रैकेट में वही होगा। एकदम तयशुदा बात है ये सब, ब्रैकेट में उतना ही होगा। अब सोचते हैं यहाँ पर इतना पार्ट तो हमने कर लिया था, इस ब्रैकेट को देखकर ये लिख दिया। अब सोच, यहाँ पर था तो 2x निकाला, तो क्या निकाला? 2x, तो क्या बचा? √3। अब जरा चेक कर ले, क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। सही है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने ऐसे ही बना दिया देखकर, क्योंकि मुझे बड़ा आसान लगा। तो तुम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख ले। अब क्या हो रहा है कि चूंकि ये ब्रैकेट रिपीट किया है तो कॉमन निकलेगा, और हमने इसीलिए तो करवाया था ब्रैकेट रिपीट के कॉमन निकाल कर निकाल दे। तो ये एक ब्रैकेट निकल गया। अब क्या बच गया? इधर इधर बचा 2x, इधर क्या बचा? और इक्वल टू क्या बचा? पता है, इसको हम लोग फैक्टर कहेंगे।
जो ब्रैकेट का पार्ट होता है वो क्या होता है, फैक्टर। वैसे भी x मतलब वेरिएबल और रूट, वेरिएबल और रूट एक साथ हैं तो इसको फैक्टर कहा जा रहा है। तो ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, इत्तेफाक से वैल्यू के हिसाब से दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। जब दोनों फैक्टर सेम है तो रूट भी सेम आवेगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो, रियल और इक्वल रूट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट तुम निकालते तो जीरो आता। आगे चलो सुनो बात को। फैक्टराइजेशन के बाद निकाला जाता है कि अगर हम बात कर लें कि ये फैक्टर जीरो के बराबर है, ये फैक्टर जीरो के बराबर होने का मतलब क्या, ये पार्ट यहीं, ये पार्ट उठकर यहाँ, तो डिवाइड हो जाएगा, जीरो बाई कुछ भी करोगे जीरो आवेगा। तो x बराबर का होगा, स्टेप बाय स्टेप ले जाओगे। पहले इस प्लस रूट थ्री को ले जाओगे तो माइनस रूट, फिर उसके बाद इस टू को उठा के इधर ले जाओगे तो डिवाइड। बोलो, इसका भी वैसे ही निकलेगा क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो हर सूरत में x की वैल्यू कितनी आवेगी, -3 माइनस अंडर रूट 3/2, यानी इसका आंसर आ गया माइनस अंडर रूट 3/2। अब एक ट्रिक मैंने बताया था तुझे, अगर याद हो तो, याद है फैक्टराइजेशन मेथड का ट्रिक? क्या बताया था? मिडिल टर्म में जो भी लिखते हैं, मैंने x नहीं लिखा, वो तो पूरा बनाने के लिए था। मैंने तो शुरू में कर लिया था या 4 × 3 12 का एलसीएम लिया था, 4√3 बीच में लाना था तो 2√3 यहाँ पर x था, इसलिए इसको सॉल्व करके पूरा कॉमन उमन निकाल उगाल के, जो किताब का तरीका पूरा बुकिश लैंग्वेज या स्कूल वाला तरीका पूरा लंबा चौड़ा। लेकिन क्या है कि जैसे ही मेरे पास पेयर बन गया मिडिल टर्म का, मैंने लिख लिया 2√3। मैंने क्या सिखाया है बता जल्दी से? साइन चेंज करेंगे। क्या ये प्लस है तो माइनस कर दें? अरे दोनों प्लस था मिडिल टर्म, साइन चेंज करके क्या कर लिया, उसके बाद क्या बोला था, ए कितना है इसमें आंसर? मिडिल टर्म जो भी आवेगा साइन चेंज करके ए से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में देख ले। चल भाई, एक मेथड तो ये हो गया जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड जो है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो लास्ट में कंक्लूजन था ना, वो है। तो अगर कभी आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड ना आता हो और क्वेश्चन में कहा भी नहीं है कि फैक्टराइजेशन से बनाना है, बस सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, तो आप सीधे आ जाइए क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो ये है कि हम इक्वेशन को देखेंगे और सबसे पहले डी निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले डी निकलेगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल रूट निकालना है और वो डी के बाद ही निकलेगा। तो सबसे पहले डी निकालेंगे ताकि डी से पता चल जाए मुझे माइनस बी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 4√3। एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, स्क्वायर कर दे, -4। ए कितना है रे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3, 4 × 4 16, 16 × 3, डी कितना आ गया, डी 0 का मतलब क्या हो गया, इक्वल एंड रियल रूट्स। अल्फा की वैल्यू -b/, तो -b कितना होगा, 4√3 डिवाइड बाई 2। ए कितना होगा, 4 से 4, बीटा भी इतना ही। बोल, कोई और ज़्यादा ना सर, हमको तो याद ना है कि इक्वल रूट पर अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है, बीटा की वैल्यू ये होती है। कौन बैठ के उतना याद करेगा सर, मैंने तो बस जनरल फार्मूला याद किया है। कोई बात ना, अल्फ़ा की वैल्यू तुझे ये तो याद करनी ही करनी है ना। -b की वैल्यू 4√3, डी निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू 4, ये √0 की वैल्यू 0, 0 को जोड़ ना जोड़ कोई फर्क ना पड़े। या तो डायरेक्ट लिख दो इतना, डी वाला पार्ट लो ही मत, चूँकि डी 0 है, √0 की वैल्यू 0, जुड़ कर भी घट कर भी। या फिर फार्मूला नहीं आता तो भाई बाकायदा पूरा रख कर निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको डी निकालना है,
डी की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करना है अल्फा और बीटा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अरे बोलो। चलिए, हमने जो सवाल लिया था वो ये लिया था कि हमें बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड आपको याद आ रहा है, मैंने 2 स्टेप बताए थे। क्या 2 स्टेप याद आ रहा है? जब तक वो 2 स्टेप नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा भैया। 2 स्टेप बताए थे मैंने। क्या 2 स्टेप थे? ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बोला था? दोनों कर सकते हैं। तो पहले तो बताना पड़ेगा कि कौन से मेथड से बनाए, क्योंकि उसमें भी अब 2 क्लासिफिकेशन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। किससे बनावे? डिवीजन ज़्यादा आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन में बताऊंगा दिक्कत क्या है, लेकिन तुम डिवीजन से पहले बनाओ, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन से ही बताऊंगा। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ डिवीजन, हालांकि सिर्फ समझने ला अपना कि डिवीजन करने वाले हैं। डिवीजन किससे करना है? ए से। तो चलो डिवीजन बस लिखा है, मेन हम यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉल्यूशन ये है कि हमें डिवीजन करना है, तो मैं सीधे लिखूंगा डिवाइड द इक्वेशन बाई, किससे डिवाइड करना है? ए की वैल्यू का है यहाँ पे, तो लिख देना 4 से डिवाइड कर दे इक्वेशन को। वहाँ पर जनरल बात थी तो मैंने ए लिया था, यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लेंगे भाई। तो 4 से जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ तो? क्या ये x स्क्वायर हो जाएगा? क्या ये √3x हो जाएगा? और ये क्या 3 और वहाँ 0/4 मतलब 0। फिर क्या बोला था? सारा x एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ आ जाएगा ये -3। अब क्या करेंगे? अब बता भाई, मुझे याद ना है, मैं तो भूल गया। बता भाई, जल्दी बता, जल्दी बता। b/2a का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इससे बनाओगे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग दोनों तरफ। तो आपको ऐड क्या करना है? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ऐड क्या करना है? ऐड b/, चाहो तो लिख दो अपनी याद के लिए, b/2a। अच्छा, b/2a होता कितना है इस क्वेश्चन में? जरा देखो b कितना है, 2a कितना है? अरे ये तो है, a की वैल्यू 4। b/2a पहले निकालना, तो b है हमारे पास 4√3, 2a की वैल्यू ये, यानी b/2a की वैल्यू कितनी आई? √3/2। इसका होल स्क्वायर ऐड करना, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। चाहो तो ये ना लिखो, ये सिर्फ लिखा ध्यान देने के लिए। यहाँ पर भी आप ये लिख सकते थे कि हमें डिवाइड किससे करना है? a से। a की वैल्यू कितनी है? 4। डिवाइड द इक्वेशन बाय a मीन्स 4 से डिवाइड कर दिया। ऐड b/2 का होल स्क्वायर मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। जरा देख क्या ऐड करने वाले हैं हम, तो यहाँ वैल्यू लेंगे, बस सिर्फ अपने याद के लिए डिवीजन वाला मेथड रखा है। क्या रख रहा हूँ मैं? √3/2 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड, इधर भी ऐड, इसी में दोनों तरफ ऐड कर दिया। बोल दे भाई। अब क्या बोला था यहाँ के बाद? कि जिन पर स्क्वायर रहता है क्या उनको एक साथ लिखते हैं? यही तो है हमारा स्टेप। बस पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बाद कैलकुलेशन। अच्छा, ये क्यों, क्या समझ में आया? a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंड फॉर्म ये है, a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, और ये है 2ab का फॉर्मूला, 2ab √3x। 2ab देख ले, बोल जल्दी से। कहती बात समझ में आ गई? इधर क्या करेंगे? इधर सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ तो स्क्वायरिंग है ही नहीं, बस एक ही स्क्वायर है, तो सॉल्व करो। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये कट पिट के 0, क्योंकि d 0 आया था। इधर d वाला पार्ट है एक्चुअली, वो जब धीरे धीरे क्वेश्चन बनाओगे समझ में आएगा। d वाला पार्ट था 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था। वहाँ पर भी दोनों फैक्टर सेम थे, दोनों रूट सेम थे, हमें समझ में आ गया था इक्वल रूट्स हैं। तो ये वैसे भी कट पिट के 0 आ रहा, देख -3/4 + 3/4, तू एलसीएम ले ले, जैसे करना वैसे कर ले, कुल मिलाकर कट पिट के ये कहा गया 0। अच्छा, इतना पार्ट 0 है। अब क्या करेंगे?
एक्स प्लस अंडर रूट 3/2, क्या इसी का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू 0? तो क्या ये अंडर रूट 0 हो गया? यही है अंडर रूट डी वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा 0। तो x बराबर का आ गया, बता क्या ये प्लस वाली चीज़ उठकर इधर गई इज इक्वल टू के? तो माइनस अंडर रूट 3/, एक ही आंसर आया तो समझ जा कि यही दोनों आंसर है, अल्फा भी यही है बीटा भी यही है। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में अगर एक ही आंसर आवे तो समझो इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि 0 आ गया था भाई। बोल भाई कोई दिक्कत? कुछ ना किया मैंने, बस जो स्टेप हमने डिराइव के लिए समझाया था तुमको और डिवीज़न मेथड में बताया था कि a से डिवाइड कर देना, और यही डिवाइड वाली चीज़ यहाँ पर है। शुरू में डिवाइड किया, फिर से यहाँ आया दूसरे स्टेप में b/2a का होल स्क्वायर। समझ पाए ना? समझ पाए? चलो आखिर बात बता देता हूँ मैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना रहा होता, हालांकि मैं मना करता हूँ हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए, मैं मना करता हूँ, लेकिन चलो अगर बना रहा होता तो क्या करता? तो हम लोग लिखते मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 4। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते बोलो? यही पे समझने वाली बात है। 4 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं? ना रे बेवकूफ़ लड़का, 4x का होल स्क्वायर, यही तरीका है। इसी में तो कन्फ्यूजन, इसीलिए मैं मल्टीप्लिकेशन में बताता हूँ। हमें कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। जब भी 2 स्क्वायर होगा होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 स्क्वायर लिखेंगे, और x स्क्वायर तो है ही, इसलिए लिखो 4x का होल स्क्वायर। 16x स्क्वायर लिखना बेवकूफ़ी है। 16x स्क्वायर इसी को कह रहा हूँ मैं, 4x के होल स्क्वायर को। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि आपको a से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका स्क्वायर लिखना है और फिर एक साथ लिखना है ax का होल स्क्वायर। तुम देखना डिराइव, उसमें मैंने ऐसे ही लिखा है a स्क्वायर x स्क्वायर को एक साथ ax का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसा ही लिखना है, ये 16x स्क्वायर नहीं लिखना है ना, फंस जाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन से बनाओ ही मत, डिवीजन से बना लो, क्योंकि डिवीजन में तो कट पिट जाएगा भाई। मगर मल्टीप्लाई में आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। जहाँ भी 2 स्क्वायर दिखे ना, एक साथ मतलब 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज़ को, तो होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर में लिखा करो, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ जानना पड़ेगा। तो चलो ये सब स्टेप जहन में रखना, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आप क्या करोगे? 4 × 4 यानी 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर, प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, चूँकि यहाँ पर 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 अंडर रूट 3x। 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 बराबर 0। चलो सबको एक तरफ रखो, 4x का होल स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट 3x। इस 12 को उठाकर इधर, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में यही था भाई, डिवीजन में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग में बस ख्याल रखेंगे कि होल स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है होल स्क्वायर में लिखो। यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप इसमें क्या था? b/2 का होल स्क्वायर, a नहीं था, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐसा समझा जाएगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कट गया, ऐसा समझा जाएगा। इसलिए 2 ही स्टेप याद करने को बोल रहा हूँ। अब पहला स्टेप बड़ा आसान है, डिवीजन में डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप का खास ख्याल रखना, बस डिवीजन में नीचे a है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो b/2 का होल स्क्वायर। अच्छा b/2 का मतलब क्या हो गया रे? b की वैल्यू तो है 4√3, एक 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 4 तो कितना आएगा? 2√3। यानी मुझे क्या ऐड करना है? 2√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम b/2 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो चलो भाई 4x का होल स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट 3x, इसमें ऐड करना है मुझे 2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद था -12, इसमें ऐड करना है 2√3 का होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर एक साथ दिख रहा है? अरे बोलो, एक साथ लिख दो 4x 2√3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, बस 2a भी चेक करना है। 2a
बी, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 रूट 3x। तो ये बात हमने सही लिखी है। इस पूरे का एक साथ लिखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसी को एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा। खैर यहाँ पर क्या आ गया रे, चल समझाता हूँ। ये तो -12 है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 तिया 12। क्या हो गया, कट पिट के 0। यहाँ होल स्क्वायर था, इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, इज इक्वल टू के उधर ले जाओ। क्या लिखेंगे, 0 पर रूट लगा दे यानी ये पार्ट 0 हो गया। तो 4x प्लस 2 रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 रूट 3 डिवाइड बाई 4। कट पिट के तो वापस वही जवाब आया, -√3/2। तुम कोई भी मेथड ट्राई कर लो, मैंने 4 तरीका बता दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही 2 तरीका, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, और साथ में फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो जब कुछ ना बोले तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप फैक्टराइजेशन से बना लीजिए अगर आता हो बनाना, उसमें बस एलसीएम लेने के बाद 2 नंबर पिक करना आपको आना चाहिए कि वो कौन सा जोड़ा लेंगे 2 नंबरों का जिसका कॉम्बिनेशन बन जाए आपका मिडिल टर्म, उतना आना चाहिए। अगर वहाँ नहीं आ रहा है तो फिर आप सीधे आ जाइए क्वाड्रेटिक फार्मूले पर, डी निकालिए, अल्फ़ा बीटा निकालिए, सीधा सीधी फार्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलेगा तभी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप कीजिए। तो घर पे जाए क्या बोला गया है, सारे क्वेश्चन को बनाना है आपको। कितने मेथड से, 4 मेथड से। कंप्लीटिंग से लगाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड में दोनों लगाओ, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी, प्रैक्टिस के लिए डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही है। फैक्टराइजेशन से लगाओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे फैक्टराइजेशन से नहीं बनेंगे, लेकिन इनसे बन जाएंगे, इन दोनों मेथड से बन जाएंगे। इन दोनों में ये थोड़ा लंबा मेथड है, कौन, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, इसलिए हम लोग फेवर करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। मिडिल टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से वो क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रही बात। और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से भी वो क्वेश्चन बनेंगे। इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सारे रियल बन जाते हैं, रियल वाले रियल होने चाहिए, रियल बन जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, और इसी का डिराइव फॉर्म है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसलिए उससे ही बनता है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है कंप्लीटिंग, इसलिए हम लोग फेवर करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। मगर प्रैक्टिस करना है अभी तो आप सब बनाइए, एक इक्वेशन लीजिए, उसको चारों मेथड, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, चारों मेथड से लगाइए, ताकि प्रैक्टिस हमारी होती रहे, हमें प्रॉब्लम समझ में आता रहे कि यार मिडिल टर्म से बनेगा कि नहीं बनेगा। मिडिल टर्म को ही कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा मुझसे, हो सकता है न बनने के पीछे रीजंस हो, वो बताया जाएगा क्या रीज़न था क्यों नहीं बना मिडिल टर्म से। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।